नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने दोस्तों भारतीय सेना के 400 एडवांस 155 mm बटे 52 कैलिबर टोट गन सिस्टम के टेंडर के लिए अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है। कंपनी के द्वारा कहा गया है कि वो अब अपनी ATAGS का एक हल्का संस्करण भी विकसित कर रहे हैं, जो कि भारतीय सेना की 15 टन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन की जा रही है। दरअसल दोस्तों ये जो नई ऑटोनॉमस लाइट टोड आर्टिलरी गन्स है यानी कि ALTGS, ये ATAGS सिस्टम ही है, जो कि ATAGS का एक संशोधित सिस्टम है और इसमें टाइटेनियम जैसी हल्की सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और इस संशोधन ने वजन को 18 टन से घटाकर 15 टन कर दिया गया है, जिससे कि ये सेना के टेंडर के योग्य हो चुकी है। ALTGS की बात की जाए तो ये मौजूदा आर्टिलरी गन की तुलना में एक महत्वपूर्ण अपग्रेड माना जा सकता है, जो कि अपनी इनहांस वर्सेटैलिटी, फीचर्स और परफॉर्मेंस का दावा करती है। भारतीय सेना की अगर बात की जाए तो उन्हें कुल यानी कि टोटल 1200 उन्नत 155 mm बटे 52 कैलिबर की तोपों को शामिल करने की योजना है, जिसमें कि 400 तोपों के लिए इनिशियल ऑर्डर इस आवश्यकता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि ALTGS को सेलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें ऑलरेडी जो इसमें कंटेंडर्स हैं उनकी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा, जिसमें कि एविल की धनुष है, इसके अलावा भारत फोर्स की मार्क ER है और अडानी एल्बिट ने जो ऑटोनॉमस टोड हविजर ऑर्डिनेंस सिस्टम यानी कि एथॉस का प्रस्ताव रखा है वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा L&T नेक्स्टर अपनी ट्रार्जन 155 mm बटे 52 कैलिबर की तोप का प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि यहाँ पर भारतीय सेना जानती है कि जब तक इन तोपों का कठोर परीक्षण और मूल्यांकन नहीं किया जाता तब तक किसी एक को नहीं चुना जा सकता, क्योंकि भारतीय सेना भविष्य की चुनौतियों के लिए एक बेहतर हथियार सिस्टम शामिल करना चाहती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के जनरल मैनेजर विनोद कुमार जी ने घोषणा की है कि अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के उत्पादन के लिए इंडियन एयरफोर्स की मंजूरी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और इस मंजूरी के बाद अब भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जो कि भारत की वायु रक्षा क्षमताओं का एक प्रमुख कंपोनेंट भी है। और अस्त्र मार्क 1 के और भी बड़े ऑर्डर्स के लिए वे अब भारतीय वायुसेना के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। अस्त्र मार्क 1 के लिए प्रोडक्शन लाइन अब पूरी तरीके से स्थापित हो चुकी है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड भारतीय वायुसेना की मांग और मित्र देशों को इसका निर्यात करने की और अवसर ढूंढ रहा है, जिसके लिए वो अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। और ये डेवलपमेंट यानी कि विकास न केवल भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करता है, बल्कि एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए एक विश्वसनीय सप्लायर के रूप में वैश्विक यानी कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट में देश की स्थिति को भी बढ़ाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि ब्राजील और भारत की जो डिफेंस संबंध है वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि आगे चलकर भारत और ब्राजील के बीच ये जो रक्षा संबंध है वो और मजबूत हो सकते हैं। साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ब्राजील AMCA 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होता है तो ये दोनों ही देशों को रणनीतिक और इकोनॉमिकली दोनों तरीके से बढ़त देगा। हालांकि ब्राजील ने ग्रिपेन फाइटर जेट्स को इंडेक्ट कर लिया है, लेकिन उन्हें और भी ज्यादा एडवांस फाइटर जेट की जरूरत है ताकि वो अपने दुश्मनों पर भी बढ़त हासिल कर सके। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर भारत और ब्राजील मिलकर AMCA प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे दोनों देशों का जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी कम होगा और इसकी जो कीमत है वो भी काफ़ी कम होगी। और ये पार्टनरशिप दोस्तों एक नया मार्केट खोल सकती है AMCA के लिए, लैटिन अमेरिका और उसके आगे तक के लिए, क्योंकि इन जगहों पर चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वैसे दोस्तों दुनिया में अगर आप देखें तो कई देश ऐसे हैं जो कि अपने 5th और या 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए भागीदार ढूंढ रहे हैं। अगर आप तुर्की की बात ले लो तो वो अपने कान प्रोजेक्ट में पाकिस्तान को जोड़ रहा है। दूसरी तरफ आप UK को ले लो तो वो भी अपने टेम्पेस्ट प्रोग्राम में कई देशों को शामिल कर रहा है, क्योंकि दोस्तों इन फाइटर जेट्स के लिए बड़े फंड की ज़रूरत होती है, जिसे अकेला बेयर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपके पास अगर संसाधन नहीं है तो आपको कोलैबोरेशन के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। अगर ब्राज़ील भी अपनी भागीदारी दिखाता है AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम में तो नो डाउट इसके कई सारे फ़ायदे भारत को भी मिलेंगे एज वेल एज ब्राज़ील को भी मिलेंगे। और भी जो कोई मित्र देश है वो भी कर शामिल होना चाहता है, ठीक है, आप भी इन्वेस्टमेंट कीजिए और आप भी फाइटर जेट लीजिए, तो बहुत चीज़ें हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों सैब इंडिया की तरफ से एक बार फिर से घोषणा की गई है कि वो भारत को न केवल ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रिपेन फाइटर जेट की देगा, बल्कि इसके अलावा वो लोकल असेंबली लाइन भी भारत में स्थापित करेगा। साथ ही कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका जो एम है वो है भारत में लोकल डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट करना, वो भी भारतीय
सप्लायर्स के साथ पार्टनरशिप करके, जिससे कि वे भी उनके ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन सके। सैब इंडिया को इस बात का पूरा विश्वास है कि उनका ये जो कमिटमेंट है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और लोकल प्रोडक्शन का, वो उन्हें MRFA टेंडर में एक मजबूत दावेदार बनाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अर्मीनिया की तरफ से एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आप सब जानते हैं कि अर्मीनिया को आकाश 1 सिस्टम की डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन अब अर्मीनिया MRSAM और आकाश NG सिस्टम के बारे में जानकारी ले रहा है और उनका मूल्यांकन करने की बात भारत के साथ कर रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, नेवल ग्रुप ने हाल ही में भारतीय एम्बेसडर यानी कि भारतीय राजदूत और जो भारतीय डेलीगेशन था उनका अपनी फैसिलिटी में स्वागत किया। साथ ही उन्होंने अपनी ऑटोनोमस एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड सी व्हीकल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में भी उन्हें जानकारी दी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डॉक्टर DK सुशील जो कि इंजीनियर एंड R&D हैं HAL में, वो 1 सितंबर 2024 से HAL के CMD का एडिशनल चार्ज संभालेंगे। डॉक्टर DK सुनील ने हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है और IIT मद्रास से एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में M.Tech किया है और उन्होंने 1987 में HAL ज्वाइन किया था एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, LAC पर चाइना की एक और नई चाल का खुलासा हुआ है। चाइना ने LAC के करीबन लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा हेलीपैड तैयार किए हैं। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि पीपल लिबरेशन आर्मी ने LAC के पास महत्वपूर्ण जगहों पर ये हेलीपैड्स बनाए हैं। इनकी लंबाई 150 मीटर से अधिक है। बात साफ हो जाती है कि चाइना अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ाने का एक रणनीतिक प्रयास कर रहा है। दोस्तों, ये जो हेलीपैड्स बनाए गए हैं चाइना के द्वारा, वो भारतीय स्थानों के विपरीत बनाए गए हैं, जिसमें कि दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र भी शामिल है। और ये जो हेलीपैड्स है दोस्तों, यहाँ पर मिलिट्री ग्रेड के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जैसे कि Mi-17 जैसे मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, उन्हें आसानी से यहाँ पर उतारा भी जा सकता है। यानी कि चाइना अब उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपनी ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाने का काम कर रहा है। दरअसल चाइना जिन हेलीपैड्स को तैयार कर रहा है वो चाइना की सैन्य तैयारियों का एक पैटर्न का हिस्सा है। यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है कि चाइना अपने Z8, Mi-17 और Z20 को यहाँ से ऑपरेट कर सकता है। चाइना के पास भी Mi-17 हेलीकॉप्टर है जो कि 1990 के दशक में उसने लिया था और ये आज भी चाइना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से काम करता है। चाइना की बात की जाए तो उसके पास वर्तमान में Mi-17 की 200 से ज़्यादा यूनिटें हैं और इन्हीं Mi-17 का इस्तेमाल आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना भी करती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कुछ खबरें आ रही हैं कि नेपाल ने भारतीय गांवों पर कब्जा कर लिया है और सुगौली संधि की अगर बात की जाए तो उसके तहत ये गांव भारतीय सीमा के अंदर आता है। हालांकि जब यहाँ पर आज से 50 साल पहले बाढ़ आई थी, उसके बाद ये क्षेत्र गंडक नदी के उस पार चला गया था। नेपाल मानता है कि नेपाल का मानना है कि गंडक के इस पार की जो जमीन है वो नेपाल की है। हालांकि दोनों देशों के बीच इसको लेकर विवाद चल रहा है। आप सब जानते हैं कि भारतीय सीमा पर स्थित जो सुस्ता गाँव है उस पर नेपाल की बहुत पहले से नज़र बनी हुई है। नेपाल उस पर कब्जा करने का हमेशा से प्रयास करता रहा है, लेकिन एक बार फिर से उसने एक विवादित गांव को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है और उसका पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जियोग्राफी है उसे भी बदल दिया है। हालांकि इसे लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल ली है, जिसके बाद चाइना और ज़्यादा प्रेशर फिलीपींस के ऊपर बनाने लगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर फिलीपींस ने मौके पर फिर से चौका मारा है और अमेरिकी निर्मित जो टाइफून मिसाइल लॉन्चर है उसे हासिल करने की बातचीत भी अमेरिका के साथ शुरू कर दी है। साथ ही फिलीपींस की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने टाइफून मिसाइल का जो प्रशिक्षण है वो भी शुरू कर दिया है। और हाल ही में अप्रैल के महीने में जब अमेरिका और फिलीपींस के सैनिकों का एक प्रशिक्षण अभ्यास हुआ था तो उस दौरान अस्थायी रूप से एक टाइफून लॉन्चर को वहां पर तैनात भी किया गया था और अभी तक टाइफून प्रणाली यहां पर तैनात भी की गई है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, शनिवार को केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसे मरम्मत कार्य के लिए Mi-17 हेलीकॉप्टर से गौचर हवाई पट्टी पर ले जाया जा रहा था। अधिकारियों ने बताया कि मरम्मत का कार्य करने के लिए हेलीकॉप्टर को उठाते समय Mi-17 विमान का संतुलन बिगड़ गया और खतरे को भांपते हुए पायलट ने हेलीकॉप्टर को घाटी में खाली जगह पर उतार दिया। बता दें कि भारतीय वायुसेना की तरफ से भी इसे लेकर एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि Mi-17V5 को उड़ान सुरक्षा कारणों की वजह से लोड को नीचे उतारना पड़ा। चालक दल ने सुरक्षित रूप से इस लोड को एक निर्जन क्षेत्र में छोड़ दिया, जिससे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। फिलहाल इस हफ्ते के टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।